प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके इस YouTube चैनल पर। पिछले लेक्चर में हमने आप लोगों को वैद्युत चालन के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को बताया था। उस लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज हम लोग फैराडे के नियम और उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों का अध्ययन करेंगे जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ओके, तो समय न वेस्ट करते हुए हम लोग आइए देखते हैं, सीधा हेडिंग पे आएंगे। आज की हमारी पहली हेडिंग है वैद्युत अपघटन। वैद्युत अपघटन, ठीक है ना। तो ये वैद्युत अपघटन क्या होता है इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा। मान लेते हैं ये कोई विलयन है, विलयन किस प्रकार से रहेगा उसको आप लोग समझिएगा। अम्ल का हो सकता है, क्षार हो सकता है या फिर लवण हो सकता है। अम्ल, क्षार या लवण का जलीय विलयन है। ओके, तो अम्ल, क्षार और लवण का जलीय विलयन है ये, ठीक है। किसी पात्र में लिया गया है। अब इसी के जलीय विलयन में अगर हम लोग कोई दो छड़ें डाल दें, दो छड़ें इस प्रकार से डाल दी जाए, धातु की दो छड़ें होनी चाहिए जिसके माध्यम से वैद्युत धारा का प्रवाह इसमें किया जाए, ठीक है। कोई पात्र हो गया, इस पात्र में अम्ल, क्षार या लवण का जलीय विलयन इसमें भरा गया है और इसमें दो इलेक्ट्रोड डाले गए हैं जिनमें से दो छड़ें डाली गई हैं जो कि एक प्लस में है, दूसरा वाला माइनस में है, ठीक है ना। अब इस प्लस और माइनस के माध्यम से, प्लस माइनस का मतलब तार इसको जोड़ा गया बैटरी के सिरों से। अब इसकी सहायता से इसमें जब वैद्युत धारा का प्रवाह किया जाएगा तो ये जो जलीय विलयन रहता है वो अपने आयनों में विभाजित हो जाता है, ठीक है ना। तो आयनों में विभाजित होने की ये जो प्रक्रिया है वही आपकी वैद्युत अपघटन कहलाती है। कहने का मतलब ये है जब किसी अम्ल, क्षार या लवण के जलीय विलयन में वैद्युत धारा का प्रवाह किया जाता है तो ये जो अम्ल, क्षार या लवण होते हैं वो अपने अवयवी आयनों में विघटित हो जाते हैं। ओके, यही अवयवी आयनों में विघटित होने की जो प्रक्रिया है वो आपकी वैद्युत अपघटन कहलाती है। वंस मोर, एक बार आप लोग फिर से देख लीजिएगा। जब किसी अम्ल, क्षार या लवण के जलीय विलयन में वैद्युत धारा का प्रवाह किया जाता है तो ये जो विलयन रहेंगे, अम्ल, क्षार या लवण के जलीय विलयन जो होते हैं वो आपके आयनों में विभाजित हो जाते हैं। आयनों में विभाजित होने की ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? वैद्युत अपघटन कहलाती है। ओके, नेक्स्ट हेडिंग आपकी आती है इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड, ठीक है ना। इलेक्ट्रोड देखिएगा आप लोग। इलेक्ट्रोड में ये जो वैद्युत अपघटन प्रक्रिया हम लोग करवा रहे थे तो ये जो पदार्थ था यानी कि अम्ल, क्षार या लवण का जो जलीय विलयन था उसमें दो छड़ें डुबोई जा रही थी जिसके माध्यम से हम लोग वैद्युत धारा का प्रवाह कर रहे थे, ठीक है। तो जिसके माध्यम से हम लोग वैद्युत धारा का प्रवाह करते हैं उसको हम लोग इलेक्ट्रोड कहते हैं। ओके, ये जो इलेक्ट्रोड होता है, इलेक्ट्रोड की सहायता से हम लोग क्या कर रहे हैं, इसी अम्ल, क्षार या लवण के जलीय विलयन में वैद्युत अपघटन की प्रक्रिया कराते हैं। तो ये जो वैद्युत अपघटन की प्रक्रिया में जो छड़ें, वैद्युत अपघटन की प्रक्रिया में जो छड़ें इस विलयन के अंदर डाली जाएंगी जिनके माध्यम से वैद्युत धारा का प्रवाह होगा, उसी दोनों छड़ों को इलेक्ट्रोड कहेंगे, ठीक है। जो छड़ धन में होती है उसको एनोड कहते हैं, ठीक है। मतलब जिसे बैटरी के धन सिरे से ले जाके जोड़ेंगे उस छड़ को हम लोग एनोड कहेंगे और जिस छड़ को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ा जाएगा उसको क्या बोलेंगे? कैथोड कहते हैं। आप लोग समझ गए होंगे वैद्युत अपघटन की प्रक्रिया जिन छड़ों के माध्यम से कराई जाती है उन्हीं छड़ों को इलेक्ट्रोड कहते हैं। जो छड़ धनात्मक होती है या धन आवेशित होती है उसको क्या कहते हैं? एनोड कहते हैं। और जो छड़
ऋण आवेशित होती है उसको क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं। ओके, नेक्स्ट हेडिंग आपकी आती है वैद्युत अपघट्य। वैद्युत अपघट्य, ये सभी चीजें आप लोग केमिस्ट्री में भी पढ़े होंगे पिछली कक्षाओं में, लेकिन आप लोगों की जानकारी के लिए बताया जा रहा है। ओके, वैद्युत अपघट्य आप लोग ध्यान दीजिएगा। वैद्युत अपघटन की प्रक्रिया जिस विलयन में की जाती है उसी विलयन को वैद्युत अपघट्य कहते हैं। आप लोग समझ रहे होंगे, ये जो अम्ल क्षार या लवण का जलीय विलयन लिया गया था, तो यही अम्ल क्षार और लवण का जलीय विलयन जो लिया जाता है, इसी विलयन में ही वैद्युत अपघटन की प्रक्रिया की जाती है। तो ये जो विलयन होता है आपका, वही क्या कहलाता है, वैद्युत अपघट्य कहलाता है। कहने का मतलब ये जो सॉल्यूशन था आपका वो हो गया वैद्युत अपघट्य, ये जो छड़ें हैं वो इलेक्ट्रोड हो गई हैं। ओके, और इन छड़ों के माध्यम से जो प्रक्रिया इसमें कराई जाएगी इस वैद्युत अपघट्य के बीच में, ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, वैद्युत अपघटन कहते हैं। ओके, इसी वैद्युत अपघटन की प्रक्रिया से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण नियम हैं, उन्हीं नियम को हम लोग देखेंगे। ओके, तो नेक्स्ट हेडिंग हमारी आएगी वैद्युत अपघटन संबंधी फैराडे के नियम। बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है, आप लोग इसको ध्यान से समझिएगा। वैद्युत अपघटन संबंधी, वैद्युत अपघटन संबंधी फैराडे का नियम, फैराडे का नियम आप लोग ध्यान से समझिएगा। अभी हमने आप लोगों को वैद्युत अपघटन बताया, ठीक है। इस वैद्युत अपघटन की प्रक्रिया के लिए जो फैराडे ने अपना नियम दिया है उसको हमें समझना है। तो अभी जो वैद्युत अपघटन की प्रक्रिया हो रही थी, उस वैद्युत अपघटन की प्रक्रिया पर वैज्ञानिक माइकल फैराडे ने विशेष रूप से अध्ययन किया। ओके, अध्ययन करने के पश्चात उन्होंने कई प्रयोग किए। प्रयोगों से प्राप्त जो परिणाम उन्हें प्राप्त हुए, प्रयोगों से उन्हीं परिणामों के आधार पर दो नियम दिया उन्होंने। उन्हीं नियमों को वैज्ञानिक फैराडे का वैद्युत अपघटन संबंधी नियम कहते हैं। ठीक है, मतलब कहने का ये है, वैज्ञानिक फैराडे ने अपने प्रयोगों से प्राप्त परिणामों के आधार पर निम्न दो नियम दिए, जिसे फैराडे के वैद्युत अपघटन संबंधी नियम कहते हैं। ठीक है, तो उस नियमों को हम लोग कवर करेंगे। सबसे पहला आपका आता है प्रथम नियम। प्रथम नियम, तो ध्यान से आप लोग समझिएगा। हमने आप लोगों को अभी बताया था कि ये इस तरीके से कोई पात्र होता है। ओके, इस पात्र में कोई अम्ल क्षार या लवण का जलीय विलयन भरा जाता है, जिसको हम लोग वैद्युत अपघट्य कहते हैं। ठीक है, अब इसी वैद्युत अपघट्य के विलयन में जो वैद्युत अपघट्य रहेगा उसी के भीतर दो छड़ें हम लोग इस तरीके से डुबोएंगे, जो कि एक छड़ धन आवेशित होगी और दूसरी छड़ ऋण आवेशित होती है। ठीक है ना। अब इन्हीं धन और ऋण आवेशित छड़ों की सहायता से हम लोग वैद्युत अपघटन की प्रक्रिया संपन्न कराते हैं। ओके, अब जब ये वैद्युत अपघटन की प्रक्रिया इस वैद्युत अपघट्य में कराई जाएगी तो होता क्या है बच्चों, ये जो अम्ल क्षार या लवण रहेगा वो अपने आयनों में विघटित हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम लोग मान लेते हैं NaOH का विलयन था। ठीक है, NaOH का जो विलयन रहेगा वो जब इसका वैद्युत अपघटन होगा तो ये Na+ और OH- में विघटित हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि इसकी भूमिका बनाई जा रही है, आप लोग समझ में आ जाएगा। तो नियम बहुत ही आसान है, आसानी से आप लोग समझ पाएंगे। कोई भी, ये हो गया वैद्युत अपघट्य, इसका जब वैद्युत अपघटन कराया जाएगा तो ये Na+ और OH- में विघटित होगा। ये जो Na+ होगा यानी कि जो धन आवेश होगा,
हमने आप लोगों को बताया था पहले ही पाठ में कि विपरीत प्रकार के आवेशों के मध्य आकर्षण बल लगता है। ठीक है, मतलब विपरीत प्रकार के जो आवेश होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और समान प्रकार के जो आवेश होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, तो ये जो Na+ रहेगा, Na+ जाएगा माइनस वाले के पास। माइनस का मतलब ये जाएगा कैथोड पर। ठीक है, और ये जो OH- रहेगा बच्चों, ये जाएगा प्लस के पास, कहने का मतलब एनोड पर। तो विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को जब आकर्षित करेंगे तो प्लस वाले को माइनस वाला और माइनस वाले को प्लस वाली जो छड़ है यानी कि कैथोड और एनोड है वो एक दूसरे को आकर्षित कर लेंगे। अब ये जब Na+ यानी कि प्लस आवेश जो है माइनस वाली छड़ पे जाएगा तो क्या होगा बच्चों, ये जो प्लस है और ये तो माइनस है, प्लस और माइनस एक दूसरे को उदासीन कर देंगे। ठीक है, उदासीन करने का मतलब आवेश जो है इन दोनों पर इस पर ये जो Na+ है इसका जो आवेश है वो समाप्त हो जाएगा यानी कि न्यूट्रल हो जाएगा। और जब न्यूट्रल हो जाएगा तो ये सीधा जाकर के इसी कैथोड पर चिपक जाएगा। ओके, कैथोड पर चिपकने का मतलब ये है वो अनावेशित होकर के उसी में जाकर के चिपक जाएगा। ठीक है, और इस धीरे धीरे इसी पर ये जमा होता चला जाएगा। ठीक है, ऐसे ही जो OH- है वो प्लस वाले पे जाएगा और उदासीन होगा और धीरे धीरे जिस तरीके से Na+ OH- बनते जाएंगे उसी तरीके से ये इस पर जमता हुआ चला जाएगा, मतलब इसी में चिपकता चला जाएगा। ठीक है, तो ये जो कैथोड और एनोड हैं इन पर जो मात्राएं थी यानी कि जो ये जो Na+ और OH- की जो मात्राएं हैं वो धीरे धीरे बढ़ती चली जाएंगी। ठीक है, तो इसी से संबंधित पहला नियम है फैराडे का। इन्होंने बताया कि जब वैद्युत अपघटन की प्रक्रिया कराई जाएगी तो वैद्युत अपघटन की प्रक्रिया में इलेक्ट्रोडों पर ये जो पदार्थ मुक्त हो रहे हैं, मुक्त होने का मतलब प्लस माइनस से मुक्त होकर के जा करके इससे जो चिपक रहे हैं वो किस तरीके से यानी कि कितनी मात्रा में चिपक सकते हैं, कितनी मात्रा में मुक्त हो सकते हैं, उसी को पहले नियम में इन्होंने बताया कि वैद्युत अपघटन की प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉनों पर मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान यानी कि m, ठीक है, वैद्युत अपघटन की प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉनों पर मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान उसमें प्रवाहित आवेश के अनुक्रमानुपाती होता है। ये पहला नियम है। फिर से एक बार आप लोग सुनेंगे, वैद्युत अपघटन की प्रक्रिया में कैसे पदार्थ मुक्त होते हैं हमने आप लोगों को बता दिया कि जो Na+ है माइनस पे जाएगा, न्यूट्रल होकर के इसी पे चिपक जाएगा, मुक्त हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस से मुक्त होकर के इसमें चिपक जाएगा, ऐसे OH- प्लस वाले पे जाकर के मुक्त हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि वैद्युत अपघटन की प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉनों पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा उसमें प्रवाहित आवेश के अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात m अनुक्रमानुपाती q। दिस इंप्लाइज दैट m बराबर ZQ, जहां Z एक नियतांक है जिसको विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। बात समझ में आ रही होगी। और आगे हम लोग जानते हैं ये जो Q है वो बराबर होता है IT के। अभी हमने आप लोगों को बताया था Q बराबर IT होता है, तो इसलिए M बराबर हो जाएगा आपका Z इंटू Q की जगह पर क्या लिख देना है, IT लिख देना है। तो यहां से हमारा बन गया M बराबर ZIT। पहला रूल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं जल्दी से। वैद्युत अपघटन की प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉनों पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा उसमें प्रवाहित, किसमें प्रवाहित, इलेक्ट्रोडों में। ठीक है, उसमें प्रवाहित आवेश की मात्रा के अनुक्रमानुपाती होती है। कहने का मतलब m अनुक्रमानुपाती q। अब यहाँ से बराबर लगाएंगे तो एक नियतांक आएगा Z, ZQ हो जाएगा।
जहाँ पे जेड एक नियतांक है जिसे विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। ठीक है, और Q बराबर IT होता है, इसलिए यहाँ पे जहाँ Q है वहां पे हम लोग IT लिख देंगे, तो ये बन जाएगा M बराबर ZIT, M बराबर ZIT। इतना आप लोग समझ रहे होंगे। आइए सेकेंड रूल की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड आपका आता है, ध्यान देंगे, ये आप लोग लिखते चलिएगा। द्वितीय नियम देखेंगे। सेकेंड है आपका द्वितीय नियम। द्वितीय नियम, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने क्या लिया है, जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे इन्होंने दो भिन्न प्रकार के वैद्युत अपघट्ट लिए और दोनों अलग अलग पात्र में लिए हैं। ठीक है, ये हो गया एक पात्र। ठीक है, इसमें दो छड़ें डाल देनी है, जो कि एक कैथोड होगा, दूसरा एनोड हो जाएगा। ये किसी वैद्युत अपघट्ट का कोई भी विलयन हो सकता है। ठीक है ना। ऐसे ही एक दूसरा वैद्युत अपघट्ट लेंगे। आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पे एक दूसरा वैद्युत अपघट्ट लेना है किसी दूसरे पात्र में। ठीक है, एक दूसरा पात्र हो गया, इसमें ये हो गया वैद्युत अपघट्ट और दो छड़ें इसमें डाल दी गई हैं। एक माइनस में होगा, दूसरी छड़ क्या होगी, प्लस में होगी। ठीक है, अब इनका रोल ध्यान दीजिएगा आप लोग। यदि दो भिन्न प्रकार के वैद्युत अपघट्टों में समान धारा समान समय तक प्रवाहित की जाए। ठीक है, दो भिन्न प्रकार के वैद्युत अपघट्ट हों, इन दोनों वैद्युत अपघट्टों में समान धारा समान समय तक अगर प्रवाहित की जा रही है, तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्राओं का अनुपात, ठीक है, इलेक्ट्रोडों पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्राओं का जो अनुपात होता है, कहने का मतलब मान लेते हैं इसमें M1 मात्रा मुक्त हो रही है और इसमें M2 मात्रा इलेक्ट्रोड पर मुक्त हो रही है, तो इन्होंने बताया कि यदि दो भिन्न वैद्युत अपघट्टों में समान धारा समान समय तक प्रवाहित की जाए, तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्राओं का अनुपात उनके विद्युत रासायनिक तुल्यांकों के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, यानी कि M1 बटे M2 बराबर Z1 बटे Z2 के होता है। ठीक है बच्चों, इतना आप लोग समझ रहे होंगे। एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं। यदि दो भिन्न वैद्युत अपघट्टों में समान प्रबलता की धारा समान समय तक प्रवाहित की जाए, तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्राओं का अनुपात यानी कि M1 बटे M2 उसके विद्युत रासायनिक तुल्यांकों के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। ये आपका हो गया फैराडे का वैद्युत अपघटन संबंधी सेकेंड ला द्वितीय नियम। ओके, इसके बाद हमारी एक हेडिंग और बचती है। नेक्स्ट हेडिंग हमारे लिए है विद्युत रासायनिक तुल्यांक की परिभाषा। इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक, विद्युत रासायनिक तुल्यांक की परिभाषा, वैद्युत रासायनिक तुल्यांक की परिभाषा। अभी हमने आप लोगों को फैराडे के पहले नियम में बताया, वी नो दैट, फैराडे के प्रथम नियम से, फैराडे के प्रथम नियम से, फैराडे का पहला नियम आपका कहता है, क्या होता है फैराडे का पहला नियम बच्चों, M इज इक्वल्स टू ZIT, M बराबर ZIT होता है। इतना हमने आपको बताया था। अब इसी में यदि I बराबर 1 एम्पियर और T बराबर 1 सेकेंड, अगर दोनों एक एक कर दिए जाएं तो हमें क्या मिलेगा बच्चों, M बराबर हो जाएगा Z। I इंटू टी की जगह पर 1 इंटू 1 लिख देंगे। M बराबर किसके मिलेगा, Z के।
परिभाषा यहीं से आपकी बन जाएगी। परिभाषा क्या होगी आप लोग ध्यान से समझिएगा। यदि किसी वैद्युत अपघट्य में 1 एम्पीयर की धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित की जाए, यदि किसी वैद्युत अपघट्य में 1 एम्पीयर की धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित की जाए तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा विद्युत रासायनिक तुल्यांक के बराबर होती है या फिर विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाती है। ठीक है, वो एक बार फिर से देख लीजिएगा। यदि किसी वैद्युत अपघट्य के विलयन में 1 एम्पीयर की धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित की जाए तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा विद्युत रासायनिक तुल्यांक के बराबर होती है। दूसरे शब्दों में भी हम लोग लिख सकते हैं, यदि किसी वैद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में एकांक धारा एकांक समय तक प्रवाहित की जाए तो वैद्युत अपघट्य तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा विद्युत रासायनिक तुल्यांक के बराबर होती है। ठीक है, इतना आप लोग पढ़ेंगे। अगर कोई भी समस्या आपको होती है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर लिखें। ठीक है, और वीडियो बहुत लंबा आप लोगों के लिए इसलिए नहीं बनाया जाता क्योंकि अगर चीजें कम रहेंगी यानी कि उसमें कंटेंट आपके कम दिए जाएंगे तो आप लोग आसानी से 1 बार में 2 बार में 3 बार में समझ सकते हैं। क्योंकि आप लोगों का ही कमेंट आता है, बहुत सारी चीजें अगर हो जाती हैं तो आप लोग अच्छे ढंग से नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, इतना समझिएगा आप लोग। उसके बाद जो बची हुई चीजें हैं उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।